हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जी स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कर रहे थे इकोनॉमिक का, उसका पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। इसका हम लोग इस सीरीज में टोटल 500 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसको डिस्कशन करेंगे। तो ये होगा इसका पार्ट 3। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जितना भी पार्ट आए आप लोगों को उसका जानकारी मिल जाए और आप लोग नया जो इकोनॉमिक का एमसीक्यू है उसको सीख पाएँ। और ये इकोनॉमिक पोर्शन जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय। मतलब पहले जो इकोनॉमिक का पहला इनिशिएट कौन किया था जब इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है बलवंत राय मेहता, बी में दिया है वल्लभ भाई पटेल, एम और सी में दिया है एम विश्वेश्वराय और डी में दिया है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। एम विश्वेश्वराय जो है इन्होंने ही इनिशिएट किया था इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब हम लोगों का पहले देखिए जो 5 ईयर प्लान बनता था, हालांकि अभी नहीं बनते हैं, जब प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन की जगह पे अभी नीति आयोग आ चुका है। 5 ईयर प्लान जो वहाँ पे नहीं बनता, हालांकि इकोनॉमिक प्लानिंग तो होते रहते हैं, लेकिन वो जो 5 ईयर प्लानिंग वाला कंसेप्ट था वो फिलहाल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वराय, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन, मतलब किसमें मेंशन किया गया है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है, देखिए इकोनॉमी जो उस टाइम में जब भारत आजाद हो रहा था, दो तो जो है प्रिंसिपल ज्यादा मतलब उस समय में चलते थे। जैसे कि एक हो गया कैपिटलिस्ट, जिसमें मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकता है और गवर्नमेंट का इकोनॉमी पे बहुत कम कंट्रोल होता है। लेकिन और एक होता था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या होता था, जो कि यूएसएसआर उस समय में और आजकल मान सकते हैं कम्युनिस्ट वाला जो चाइना मतलब अपनाता है, गवर्नमेंट का क्या होता है उसमें इंटरवेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफ़ी राइट्स कम रहता है। हालांकि पहले तो बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, लेकिन अभी रसिया थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म ला रहा है। तो यही होता है दो टाइप का इकोनॉमी। लेकिन इंडिया जब चूज किया था, भारत में जब आज़ाद हुआ था, तो इंडिया चूज किया था मिक्स इकोनॉमी। मतलब हम लोगों का कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का एक मिक्स वर्जन था हम लोगों का इकोनॉमी। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आया था 1948 में, उसी में ही जो है ये सब मेंशन किया गया है मिक्स्ड इकोनॉमी वाला। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी मान लीजिए हम लोगों का इंडिया जो है 1991 में जो है लिबरलाइज हुआ, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे इंडस्ट्री में क्या होता था कि गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंट रहता था और कुछ कुछ सेक्टर ऐसा भी होते थे जो कि गवर्नमेंट के लिए सिर्फ रिजर्व रहता था, प्राइवेट वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट फार्म या कंपनी वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया है to question 3, open market operation of RBI refer to buying and selling of। ओपन मार्केट ऑपरेशन देखिए यहाँ पे आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक से समझेंगे तो। पहले तो एक है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो कौन करता है, वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हम लोगों का सेंट्रल बैंक भी है। आरबीआई का देखिए आप लोग डिटेल जानना चाहते हैं तो इकोनॉमिक का जो प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक टॉपिक वाइज, उसमें आरबीआई के बारे में डिटेल दिया गया है। आप लोग बैंकिंग का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरबीआई को ठीक से जानना और इसका मतलब क्या रोल रहता है हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आप लोग जान लिए कि वो आरबीआई करता है। तो उसमें क्या होता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गवर्नमेंट का जो बॉन्ड रहता है, बॉन्ड उसी को ही बाइंग और सेलिंग या फिर खरीदता है या बेचता है, वो आरबीआई का काम होता है, तो इसी को बोलते हैं। और बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड को ही बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो टोटल यहाँ पे आप लोग 3 ठो क्वेश्चन सीखे। कुछ भी अगर घुमा कर भी दिया होगा क्वेश्चन में तो उसका आंसर लिख लीजिएगा। पहले तो याद रखिएगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो आरबीआई करवाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। तो टोटल जो है ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which is the biggest tax sector in India, मतलब टैक्स पेइंग सेक्टर सबसे बड़ा कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है इंडस्ट्रियल सेक्टर, बी में दिया है एग्रीकल्चरल सेक्टर और सी में दिया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर और डी में दिया है बैंकिंग सेक्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है इंडस्ट्रियल सेक्टर। यही जो होता है क्या होता है, बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर है इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज इकोनॉमिक ईयर जो है इंडिया का, वो कौन से ईयर होता है। देखिए हम लोग जो न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी में, हम लोगों का जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है ईयर, लेकिन इंडिया का इकोनॉमिक ईयर जो होता है मतलब आरबीआई का, वो कौन सा होता है, यही पूछा है क्वेश्चन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये हो गया इकोनॉमिक ईयर। इकोनॉमिक ईयर यही है, याद रखिएगा। बजट भी उसी हिसाब से आता है, गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन वगैरह, उसका प्रोग्राम सब भी इसी बेसिस पे ही चलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया इज ए, मतलब सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको सेबी भी बोला जाता है शॉर्टकट में। तो ये एक क्या है, ऑप्शन ए में दिया है रेगुलेटरी बॉडी, बी में दिया है क्वासी जुडिशियल बॉडी, सी में दिया है एडवाइजरी बॉडी और डी में दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये मतलब रेगुलेट करता है। इसका जो है क्या रेगुलेट करता है, ये जितना भी हम लोगों का फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट मार्केट है उसी को ही रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में, याद रखिएगा 1988, और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992 में, जब सेबी एक्ट पास हुआ था उसी ईयर में 1992 में। तो स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोला जाता है, अगर एक एक्ट के तहत पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है, उसी के तहत अगर कोई बॉडी बन रहा है उसको स्टैट्यूटरी बोला जाता है। लेकिन याद रखिएगा इसका एस्टैब्लिश्ड हो गया था 1988 में ही। इसको स्टेटस जो मिला था स्टैट्यूटरी का, वो मिला था 1992 में। क्यों मिला था स्टैट्यूटरी, वो भी इसके पीछे भी रीजन है कि मैंने अभी बताया कि हम लोगों का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था उस समय में, तो इसीलिए जो है फाइनेंशियल मार्केट को और इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये बॉडी बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, मतलब किस चीज से मापा जाता है कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बल्कि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा रियल इनकम जो होता है उसी बेसिस पे पता चलता है, मतलब हम लोगों का कितना इनकम हो रहा है और पर कैपिटा पॉपुलेशन कितना है उसी हिसाब से जो है, और कंट्री का जो है ग्रोथ कितना हो रहा है उसी हिसाब से पता चलता है। तो याद रखिएगा कोई भी कंट्री का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम लोगों को जानना है वो किस चीज से मेजर होगा, पर कैपिटा रियल इनकम, ये होगा जो इसका सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 8, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन क्यों होता है। ऑप्शन ए में दिया है इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, बी में दिया है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, सी में दिया है डिक्रीज इन मनी सप्लाई, और डी में दिया है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। देखिए इन्फ्लेशन होता क्या है, हम लोग काफ़ी सुनते हैं कि महंगाई बढ़ गया है, कोई एक चीज़ का बहुत दाम बढ़ गया है, वही होता है इन्फ्लेशन मेनली। तो क्या होता है, मनी सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाता है अगर मार्केट में, तो लोगों के पास क्या होता है, पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कैश ज़्यादा होने से लोगों के पास क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, कोई भी चीज़ का डिमांड जो है बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई जो कम होगा वो प्रोडक्ट का, सपोज कोई प्रोडक्ट का एक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेकिन उसका सप्लाई लिमिटेड है, तो क्या होगा, वो प्राइस का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप लोग देखे होंगे मार्केट में अगर कहीं से सप्लाई कम हो जाता है वो चीज़ का जो है दाम बढ़ जाता है, वही होता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई ज़्यादा होने के कारण, मनी का मतलब वैल्यू घट गया। कोई सपोज एक चीज़ है, ये चीज़ को आप लोग 10 रुपया में खरीद रहे थे, ठीक है, आप लोगों के पास 100 रुपया हुआ करता था और आप लोग 10 रुपये में ये चीज़ को खरीदते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, इंक्रीज इन मनी सप्लाई हो गया या फिर इन्फ्लेशन हो गया, इसका डिमांड बढ़ गया, तो इसका दाम हो गया 50 रुपया। लेकिन अभी भी आपके पास क्या है, वही 100 रुपया है, 100 रुपया है या फिर 150 रुपया है, मान लीजिए मनी सप्लाई बढ़ जाता है, आपके पास 150 रुपया है। तो पहले क्या होगा, आप लोग इसको 10 रुपया में 10 चीज़ खरीद सकते थे, इसी चीज़ को 10 तो खरीद सकते थे 100 रुपया में। लेकिन अभी क्या होगा, हालांकि आपके पास 150 रुपीज़ है, पैसा ज़्यादा है, लेकिन यही चीज़ को आप लोग क्या होगा 3 ठो खरीद पाएंगे क्योंकि इसका दाम 50 हो गया है। यही होता है इन्फ्लेशन और यही होता है रुपीज़, हम लोगों का पैसा जो है उसका वैल्यू घट जाना। हालांकि आपके पास ज़्यादा मतलब पैसा है लेकिन आप लोग जो है वो चीज़ मतलब कम खरीद पाएंगे, तो पैसा का वैल्यू घट गया, यही होता है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9,
द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट लाइज विद द, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी किसके पास रहता है? म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का। नॉर्मल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी। अभी मैंने बताया था वही कि इसी के पास ही रहता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का जितना भी रेगुलेटरी का राइट्स रहता है। सेबी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 10। 10 नंबर दिया है द गवर्नमेंट टेक वेज एंड मीन्स एडवांस फ्रॉम, वेज और मीन्स एडवांस एक होता है जो कि गवर्नमेंट किससे लेता है? ऑप्शन ए में दिया है आईसीआईसीआई जो कि एक बैंक है, ये सारे बैंक के ही नाम है। बी में दिया है आईडीबीआई, सी में दिया है एसबीआई और डी में दिया है आरबीआई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है आरबीआई। आरबीआई से ही गवर्नमेंट क्या होता है? वेज एंड मीन्स एडवांस लेता है। अगर गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन में कहीं पे कैश कम हो जाता है तो आरबीआई से गवर्नमेंट क्या करता है? वेज एंड मीन्स के तौर पे एडवांस लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, और इसका याद रखिएगा, अगर कहीं पे पूछ भी लेगा कि वेज एंड मीन्स एडवांस होता क्या है तो याद रखिएगा गवर्नमेंट इसको आरबीआई से लेता है। ये भी अगर क्वेश्चन दिया है तो उसको भी आप लोग स्टेटमेंट अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया तो उसको भी आंसर दे दीजिएगा आरबीआई, और ये एडवांस होता है। 11 नंबर देख लेते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट अंडर, कौन सा सिस्टम के अंडर जो है करेंसी हम लोगों का इशू होता है? ऑप्शन ए में दिया है मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम, बी में दिया है फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, सी में दिया है मिनिमम रिजर्व सिस्टम और डी में दिया है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये अडॉप्ट किया गया था 1956 में, याद रखिएगा 1956 में इसको अडॉप्ट किया गया था। उससे पहले जो है हम लोगों का प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम चलता था। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम उससे पहले चलता था 1956 से पहले। और ये होता क्या है इस सिस्टम में? मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो कि अभी चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू है ये 1956 से। इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है ऐसे रिजर्व करके रखना पड़ता है। फिलहाल तो वो 200 करोड़ है, याद रखिएगा। तो ये एक गोल्ड या तो फॉरेन एक्सचेंज दोनों मिला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो दोनों मिला के रखा हुआ रहता है। और मेनली 115 करोड़ का जो है उसको गोल्ड रखना पड़ता है और बाकी जितना वो फॉरेन करेंसी रिजर्व। तो याद रखिएगा यहाँ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है उसी बेसिस पे जो है करेंसी नोट बना सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए जो है अनलिमिटेड, कोई सोच रहा होगा कि बहुत ज्यादा पैसे मतलब प्रिंट कर दिए तो पैसा लोगों के पास ज्यादा बढ़ जाएगा या कंट्री अमीर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एक मतलब सिस्टम में ही चलता रहता है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा अगर सप्लाई हो जाएगा, अभी मैंने बताया था बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पैसे का जो है वैल्यू घट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 12 में दिया है द क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन इन इंडिया इज परफॉर्म बाय, क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन जो है वो कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया है कमर्शियल बैंक, बी में दिया है रूरल बैंक, सी में दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी में दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन करता है। क्रेडिट कंट्रोल मतलब कैसे क्रेडिट किया जाएगा मार्केट में, कैसे दिया जाएगा, और जितना भी बैंक है उनको भी कुछ ये सजेशन देता है, कुछ रूल रेगुलेशन बनाता है क्रेडिट कैसे देना है, या फिर सारा इस मैटर में वो रूल बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 13। इन ऑफ इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी में और कॉमर्स में जो है गिल्ड एज मार्केट क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, बी में दिया है मार्केट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, मार्केट ऑफ सी में दिया है मार्केट ऑफ सेफ सिक्योरिटी और डी में दिया है गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्केट ऑफ सेफ सिक्योरिटी। ज्यादातर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहता है वो सेफ ही रहता है, तो इसी को ही बोला जाता है गिल्ड एज मार्केट। मार्केट ऑफ सेफ सिक्योरिटी मतलब रिस्क कम होता है ये मार्केट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 14। इन सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया गडगिल फार्मूला इज यूज्ड इन, तो हम लोगों का जो गडगिल फार्मूला आया था वो सेंट्रल स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन जो है उसी मैटर में आया था। गवर्नमेंट क्या करता है बीच बीच में कमीशन बनाता है कोई एक पर्टिकुलर रीजन पे, जैसे कि सरकारी आपी कमीशन बना था वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए,
तो ये बना था फाइनेंशियल रिलेशन के लिए, उसके कमीशन पे रिपोर्ट देने के लिए। तो ये जो है कौन सा चीज के लिए पर्टिकुलर दिया था, उसमें दिया है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, उसके बेसिस पे ये दिया था। सेंटर स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन, गॉडगिल फॉर्मूला जो है यूज होता है, जो डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ये आया था 1969 में, याद रखिएगा 1969। और इनका जो है चेयरमैन थे, इनका जो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन वो थे डॉक्टर D.R. गडगिल, और उन्हीं के नाम से ये गडगिल फॉर्मूला जो है उन्हीं के नाम से थे। और याद रखिएगा ये प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी उस समय में थे। और ये है डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू के लिए। या फिर क्वेश्चन में दे सकता है कि किस चीज का रिलेशन, तो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 15। इन फ्री इकोनॉमी इनइक्वालिटीज इन इनकम ड्यू टू, फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम रहता है, क्यों रहता है वो, पर यही पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में दिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, बी में दिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनली, सी दिया है डिफरेंस इन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और डी में दिया है फ्री कंपटीशन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइवेट प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस रहता है, इसीलिए इनइक्वालिटीज रहता है इनकम में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा इंडिया में भी अभी फिलहाल जो है फ्री इकोनॉमी है। क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसका रहता है वो अपना बेटा या बेटी को ही इनहेरिट करता है, ऐसा नहीं है कि गरीबों में बांट दिया गया। तो यही सब रीजन की वजह से क्या होता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम रहता है फ्री इकोनॉमी में, जितना भी फ्री इकोनॉमी है। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कशन किया टोटल कुछ क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।